Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम आ गए हैं अपने डे 44 पार्ट 1 ऑफ TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके क्या बोलते हैं एग्जाम में आएगा ही आएगा फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, अब आपको ये लेक्चर जो है वो यहाँ से कवर करना चाहिए। क्यों यहाँ से कवर करना चाहिए और क्यों यहाँ से पढ़ना चाहिए? फर्स्ट, जब आप कवर करोगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी बताई जाएगी, क्यों टैक्स लेवी होता है, कैसे टैक्स होता है और प्रैक्टिकल बेसिस में ये चीजें जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, प्लस साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी कि कैसे आप याद रख सकते हो 194I को कैसे रिमेम्बर करें। तो वी हैव मेड अ हैक इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है? TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए आओ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम जाएंगे किसमें? फुल फॉर्म में। तो TDS का मतलब क्या है? तो TDS का मतलब है सर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपको इनकम मिलने से पहले ही, ठीक है, वहां कहीं से मेरे को इनकम आने वाली, रेंटल इनकम आने वाली है, तो उसी में से टैक्स काट के मुझे नेट पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, फिर बोला जाता है क्या? TCS, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज बाय कर रही हूँ, मैं बायर हूं, तो मैं उसमें साथ में क्या दे रही हूँ? टैक्स दे रही हूँ। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और AT, that is called as advance tax। ठीक है, तो तीनों का फुल फॉर्म क्या है? TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड AT मतलब एडवांस टैक्स। मैम ये तीनों चीजों में क्या सिमिलैरिटी है? ठीक है, तो ये तीनों चीजों में ये सिमिलैरिटी है कि सरकार प्रीवियस ईयर में आपसे 3 तरीके से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। कब कलेक्ट कर सकती है? तो आपसे कलेक्ट कर सकती है TDS के तौर पे, TCS के तौर पे और एडवांस टैक्स। तो सरकार के पास ना सर सिर्फ और सिर्फ 3 ही तरीके हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 तरीकों से ही सरकार जो है वो आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, government has only 3 ways. Government has only 3 ways to collect tax from public in previous year। ध्यान रखना कब बेटा? प्रीवियस ईयर। तो मैम जब मैंने प्रीवियस ईयर में टैक्स दे दिया है तो क्या मेरे को असेसमेंट ईयर में देने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो फाइनल टैक्स कैलकुलेशन होता है ना वो आपको असेसमेंट ईयर में ही होता है। यहाँ पर तो सरकार आपसे इंस्टॉलमेंट में आपकी थोड़ी थोड़ी इनकम पे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स अब ध्यान से समझना। तो होता क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका टाइमलाइन है। ठीक है, टाइमलाइन में आपका प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 25-26। तो प्रीवियस ईयर है आपका 25-26 जो कि स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को, खत्म होगा कब? 31 मार्च को। असेसमेंट ईयर क्या है आपका? तो आपका जो असेसमेंट ईयर है वो है 26-27। ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा मार्च 1/4/2026 से लेके 31 मार्च 2027। अब ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि ये प्रीवियस ईयर है, मतलब यहाँ पर जो इनकम कमा रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर टैक्स भरना है। तो यहाँ पर टैक्स कब तक भरना है? तो हमारे पास 2 ड्यू डेट है। एक क्या है? 31 जुलाई और एक क्या है आपकी? 31 अक्टूबर। ठीक है, 2 ड्यू डेट है। नॉन ऑडिटेड वालों के लिए क्या है? 31 जुलाई तक टैक्स भरना है और ऑडिटेड वालों के लिए क्या है? 31 अक्टूबर तक भर देना है। ठीक है, तो जो इनकम पे आपने टैक्स, जो इनकम आपने यहाँ साल भर में कमाई है, तो यहाँ तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे को पता लगेगा। तो अब से यहाँ तक मेरे पास क्या है? टाइम है।
तो 4 5 6, तो यहाँ पर कितने महीने का टाइम हुआ? 3 महीने का। और यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितने महीने का टाइम हुआ? 10 ना, 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 महीने का। तो यहाँ पर कितने महीने का टाइम हुआ? 7 महीने का। वो जो नॉन ऑडिटेड एसएससी है उनने, 1 मिनट, 4 5 6 7, इसको 4 महीने का टाइम हुआ। हाँ, तो यहाँ पर जो एसएससी है उसको 4 महीने का टाइम मिला है, और यहाँ पर जो एसएससी उसको 7 महीने का टाइम मिला है कि वो अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम पे एसेस कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्शन हुआ होगा, तो प्रीवियस ईयर में क्या कलेक्ट हुआ होगा? आपका टीडीएस कटा होगा, आपका टीसीएस कटा होगा, या तो आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा खुद से गवर्नमेंट। ठीक है, तो होता क्या है कि ऑन द डेट ऑफ असेसमेंट, ऑन द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग, ठीक है, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तो आप क्या करोगे? टोटल ऑफ 5 हेड्स, जो आपके पांचों हेड है उसका टोटल करोगे। ठीक है, फिर माइनस क्या करोगे? माइनस डिडक्शन माइनस करोगे चैप्टर 6A की। फिर क्या आ जाएगा आपका? टोटल इनकम। ठीक है, अब जब टोटल इनकम आ गई तो उसमें क्या निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी जो आपकी निकली है टोटल इनकम के ऊपर, उसमें से आप माइनस करोगे जो इनकम पे आपका टीडीएस कटा है, या जो इनकम पे आपका टीसीएस कटा है, या जो इनकम पे आपने एडवांस टैक्स भरा है। मतलब जितना आपने टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स टोटल में होगा उसको क्या कर देंगे? अपन माइनस कर देंगे। फिर आ जाएगा आपका नेट टैक्स पेबल, जो कि आपको सरकार को पे करना है। ठीक है, तो मैम क्या जिस इनकम पे टीडीएस टीसीएस कटा है वो इंक्लूड होती है यहाँ पर? जी हाँ, वो इनकम इंक्लूड होती है। उसमें टैक्स जो है वो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होता है। फिर जितना टीडीएस टीसीएस इस प्रीवियस ईयर में हमारा कट चुका है, जितना किसी ने काट लिया है, वो यहाँ माइनस होगा, और जो बचा हुआ नेट टैक्स लायबिलिटी है वो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है? हमारी इनकम पे कुछ पैसा टैक्स के तौर पे कट जाता है। टीसीएस क्या होता है? जहां पर हम अपनी इनकम पे थोड़ा टैक्स एक्स्ट्रा देते हैं, मतलब किसी ट्रांजैक्शन पे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो दैट इज योर टीसीएस। और एडवांस टैक्स में क्या होता है कि हम खुद जाके गवर्नमेंट को क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो दैट इज योर टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। तो ये जो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर जो मतलब जो किसी ने काटा है वो यहाँ पर आपकी असेसमेंट ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो गवर्नमेंट के पास प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। होता क्या है, गवर्नमेंट ये रूल क्यों ला रही है? तो उसका पहला रीजन ये है कि लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा प्रीवियस ईयर में ही खर्चा कर देंगे कमा के। तो जब टैक्स भरने का टाइम होगा ना, तो क्या पता उनके पास सच में ही पैसा ना बचे, तो सरकार उनको पैसा ही कम दे रही है हाथ में। अब टैक्स पेमेंट करके ही मतलब जो नेट पैसा है वही उनके हाथ में दे रही है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ना सरकार ट्रांजैक्शन पे नजर रखना चाहती है। सरकार जो है वो उनको याद, सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन पे नजर रखना चाहती है कि कोई ट्रांजैक्शन आप ब्लैक में तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए वो 1-1% या कुछ परसेंट का बेसिक जो है वो टैक्स डिडक्ट करती, कलेक्ट करती, ताकि सरकार के पास क्या हो, रिकॉर्ड हो सारी चीजों का। ठीक है, तो 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो क्या है कि सरकार चाहती है कि उनको टैक्स पहले आप पैसा ना खर्चा कर दो। दूसरा ये है कि सरकार चाहती है कि उनको भी टैक्स मतलब टाइम पे मिले, उनको जल्दी पैसा कलेक्शन हो। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वो नजर रखना चाहती सारे ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो जब भी वो इनकम टैक्स में किसी ट्रांजैक्शन पे नजर रखना चाहती है तो वो टीडीएस या टीसीएस लगा देते हैं, और जब जीएसटी में किसी ट्रांजैक्शन पे नजर रखना चाहते हैं तो वो रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, अब ये समझने के बाद अभी हम आएंगे किसमें, अपने बेसिक्स में। तो हमने ना चार्ट बुक में एक बेसिक चीज का मतलब क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का, डिफरेंशिएशन का चार्ट बनाया है कि एडवांस टैक्स क्या होता है, टीडीएस क्या होता है और टीसीएस क्या होता है। ये सिर्फ आपको बेसिक समझने के लिए है कि एक्चुअल में टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है।
ये चीज मैंने एक बार पहले ही बताई है पीजीबीपी के लिए, कि पीजीबीपी को समझाने के लिए कि पीजीबीपी में हम जब टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो क्या होता है, तो वो सारे चीज है, ठीक है। और नो डाउट यहाँ पे मैंने आपको जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश की है, बट जब आप एक्चुअल में आर्टिकलशिप में जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे ना, तो आपको और भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। तब तो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमने इसको बेसिक तरीके से रखने की कोशिश की, ताकि आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि टीडीएस होता क्या है, टीसीएस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सरकार के पास ना सर 3 तरीके हैं प्रीवियस ईयर में आपसे टैक्स कलेक्ट करने के, ठीक है। तो सरकार के पास 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो सरकार के पास जो 3 तरीके हैं वो है एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। तो ना एडवांस टैक्स सबसे छोटा टॉपिक है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टीडीएस, उसके बाद टीसीएस। तो आज जो सबसे पहले टॉपिक में, जिसका नाम क्या है, एडवांस टैक्स। कि एडवांस में टैक्स, कि सरकार हमसे एडवांस में टैक्स मान रही है कि भाई तुम खर्चा ना कर दो अपना पैसा, उससे बेटर है कि हम तुम्हारे पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी डाल देते हैं। तो सरकार ने खुद ही एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जिनकी टैक्स लायबिलिटी साल भर में 10,000 से ज्यादा है, वो एडवांस टैक्स भरना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स पेयर है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो एक बंदा जो है वो कैसे एडवांस टैक्स भरेगा? तो एडवांस टैक्स जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो पहला क्या है, अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये फर्स्ट। अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये सेकेंड। अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। और फोर्थ है आपका अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये अप टू लिखा है ना, मतलब टोटल की बात कर रहा है कि जो आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% आप पहली इंस्टॉलमेंट में जमा कर दो। फिर आपका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी उसका टोटल में 45% अभी जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने पहले 15 जमा कर दिया है, तो ये वाली इंस्टॉलमेंट में कितना जमा करोगे फिर आप? तो ये वाली इंस्टॉलमेंट में 30 जमा करोगे, क्योंकि अप टू 45% तो पहले 15 कर दिया है, तो अभी कितना करोगे? 30। अब आपने अभी तक 45 कंप्लीट कर लिया है, अब आपको 75 करना है, तो बचा कितना? 30। 75 माइनस 45, और लास्ट में कितना बचा? 25%। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने ये वाली इंस्टॉलमेंट स्किप कर दी होती, तो आपको यहाँ पर कितना भरना होता? 60%, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल का 75% आप कंप्लीट हो जाना चाहिए, और यहाँ पर 100% एडवांस टैक्स भर जाना चाहिए, ठीक है। अब असेसी को क्या करना चाहिए? असेसी शुड एस्टिमेट द एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर इनकम। हाँ, अब भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि साल भर में मेरा टैक्स लायबिलिटी इस साल में 10,000 से ज्यादा है कि कम होने वाला है? तो मैं पिछले साल का तो देख सकती हूँ, पिछले साल का टर्नओवर कितना रहा है, क्या रहा है, प्लस अभी मैं टर्नओवर कर रही हूँ, क्वार्टर खत्म कर रही हूँ, तो उतना तो मेरे को दिमाग में आ ही जाएगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कितनी आने वाली है, ठीक है। तो उसको प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर के बेसिस पे उसको इतना एस्टिमेट लगाना चाहिए। इट इज पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, ये तो हमको पता है। अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये जो लिखा है ना, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी का मतलब है एस्टिमेटेड टैक्स पेबल, कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेबल जो है कितना है आफ्टर एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, मैट और एएमटी। कि आफ्टर एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस, मैट और एएमटी, ठीक है। कि टैक्स पेबल आफ्टर एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और मैट और एएमटी, तो आपका कितना आएगा, ठीक है। तो आपको जो नेट टैक्स पेबल है उस पर एडवांस टैक्स भरना है, कि जब टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स जो भर दिया उसको काटने के बाद जो आपका नेट बचेगा वो। तो दैट इज व्हाट माय एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज। नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एडवांस टैक्स भरा है, तो मेरी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? मैं अपनी टोटल इनकम निकालूंगी। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम पुराने रिजीम के हिसाब से, ठीक है, 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन, तो कितना आ जाएगा टैक्स टोटल में? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के 4,29,000। मेरे को एडवांस टैक्स कितने का भरना है? 4,29,000 का एडवांस टैक्स भरना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट कैसी होगी? तो पहली इंस्टॉलमेंट 4,29,000 का 15%, तो आ जाएगा 64,350। फिर 429 का 30%, 30% एंड देन 25%। तो लास्ट तक में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4,29,000। आई होप आई एम क्लियर। और दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है।
अब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका टैक्स पेबल अगर साल भर में 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो और आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो फिर उस केस में एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो और आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, कि ड्यू डेट क्या है एडवांस टैक्स की, वो देखना है आपको। अब इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आएगी। तो पहला क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल मई जून, तो आपका आएगा 15 जून, मतलब क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, मार्च तो क्या जनवरी फरवरी मार्च, तो 15 मार्च। ठीक है, अब यहाँ क्या, अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, 75% एंड 100%। ठीक है, और ड्यू डेट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके 15 दिन पहले वो आपकी ड्यू डेट है। अब लास्ट ड्यू डेट क्या है, 15 मार्च। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक भी तो हुआ होगा ना, तो उसमें कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया तो उसमें तो एडवांस टैक्स, तो अगर आप 31 मार्च तक भी कुछ भरते हो तो वो भी एडवांस टैक्स में ही काउंट होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में पेमेंट हुआ और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और एक रिलीफ और एग्जाम्पशन मिलती है आपको, ये आपको पहले ही पता है कि अगर आप 44 एडी या एडीए में फॉल करते हो। एडी और एडीए क्या होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, 8%, 6% या फिर 50% वाला, तो उसमें सिर्फ आपकी क्या होती है, एक इंस्टॉलमेंट होती है किसकी बेटा, एडवांस टैक्स की। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट होती है किसकी, एडवांस टैक्स की। आई होप आई एम क्लियर। टैक्स पेड अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, योर एडवांस। उसके बाद ये एक है प्रोविजन, ऐसे ही मतलब कोई खास नहीं है, पेमेंट बाय एडवांस टैक्स बाय ऑर्डर ऑफ एओ, एओ कैन इशू, इसको आप काट सकते हो। ठीक है, ये जो है वो क्या है, आपका एडवांस टैक्स का प्रोविजन है। तो एडवांस टैक्स समझ जाएगा क्या होता है, कि एसएससी जो है वो क्या करता है, खुद ही जाके अपनी इनकम पे टैक्स पे करता है, जिसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। उसको 4 इंस्टॉलमेंट में भरना है। कौन से एसएससी को भरना है एडवांस टैक्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टैक्स लायबिलिटी साल भर में 10,000 से ज्यादा होने वाला है, उसको एडवांस टैक्स भरना है। और एडवांस टैक्स का सिर्फ इतना ही प्रोविजन है, बट फिर भी ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये जो है वो भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स, अब एग्जांपल समझना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब ये जो है वो क्या है, पेयर, और ये जो है वो पे। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली जो किसी चीज को पे करता है उसको बोलते हैं क्या, पेयर। अब यहां पर ना हमने टीडीएस का एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब पेयर का काम क्या है, कि उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है टीडीएस और डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। कैसे समझना, कि ना फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस बंदे ने लोन लिया है इससे। ठीक है, तो हमने इसका नाम रखा है बबलू और चपलू। ठीक है, तो बबलू ने लोन लिया है किससे, चपलू से। एक मिनट, बबलू एंड चपलू, लोन कितने का, 1 करोड़ @ 10%। तो इसको ना 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो है वो इसको देना है। ठीक है, अब तो इसका इंटरेस्ट कितने का है, 10 लाख का है। टीडीएस @10%, कि ना इंटरेस्ट पे टीडीएस लगता है 10% का। तो ये क्या करेगा, इस 10 लाख में से 10% का काटेगा क्या, टीडीएस, दैट इज 1 लाख, और इसको क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को, और नेट अमाउंट जो है 9 लाख रुपए वो क्या कर देगा, चपलू को दे देगा। ठीक है, तो ये जो बंदा है जिसको पे करना है उसका नाम क्या है, पेयर। अब जिसको पे किया गया है उसको क्या बोलेंगे, पे। अब इसके लिए क्या है बेटा, ये एक्सपेंस है, इसके लिए क्या है, ये इनकम। तो ये टीडीएस का सिनेरियो समझना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जिस बंदे को पे करना होता है, मतलब पेयर,
तो पेयर के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है कि आप इसकी इनकम में से टैक्स काट लो, क्योंकि डायरेक्टली इसको 10 लाख रुपए दे देंगे ना, तो ये क्या करेगा बंदा, ये हम लोग को टैक्स से शायद क्या पता घपला कर दे, दे ना दे। तो आप क्या करो, आपको तो 10 लाख ऐसे भी देना है, या तो डायरेक्टली 10 लाख आप इसको दोगे, या तो आप 10 लाख में से 1 लाख गवर्नमेंट को दोगे और 9 लाख इसको दोगे। तो बबलू को तो ऐसे भी 10 लाख रुपए देने ही है, ठीक है। तो इसको बोला गया है, इसके ऊपर मैकेनिज्म डाला गया है। तो इसके लिए तो एक्सपेंस है, तो ऐसे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 10 लाख रुपए इसके जेब से ऐसे भी जाएंगे। अब इसके लिए क्या है, इनकम, ठीक है। अब इसकी इनकम है कितनी चपलू की, 10 लाख, मिला कितना है इसको, 9 लाख, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करेगा, क्रेडिट लेगा ऑफ द टीडीएस डिडक्टेड बाय द पेयर। तो ये जो 1 लाख रुपए जो है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, भले जमा ये करेगा इसके बिहाफ में, तो ये किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, चपलू के अकाउंट में। तो वो क्रेडिट ले सकता है ऑफ द टीडीएस डिडक्टेड बाय पेयर। तो 1 लाख रुपए की क्रेडिट कौन लेगा, चपलू लेगा, ठीक है। और डिपॉजिट, ये तो 1 लाख रुपए बबलू ने डिपॉजिट कर दिए। अब ट्रीटमेंट इन दी हैंड्स ऑफ पे, पे मतलब कौन बेटा, चपलू। अब चपलू के केस में क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको 10 लाख रुपए मिले बेटा इधर वाले साइड में, तो 10 लाख रुपए इसकी इनकम हुई, 9 लाख रुपए मिले, लेकिन एक्चुअल में इसकी इनकम कितनी थी, 10 लाख। तो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करोगे तो आपको हमेशा ग्रॉस अमाउंट ऐड करना होता है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपने ये चीज आईएफओएस में भी पढ़ी होगी, ऑलवेज ग्रॉस, ठीक है। आप क्या टैक्सेबल करते हो, ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट। तो आप 10 लाख रुपए टैक्सेबल किए, टोटल इनकम हो गई 10 लाख, टैक्स आ गया टोटल इनकम पे 1,17,000, टीडीएस डिडक्ट हुआ था कितना, 1 लाख रुपए, तो इसको पे में कितना करना पड़ा, 17,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो चपलू को ऐसे भी 1,17,000 का टैक्स देना था, वो तो 1 लाख रुपए पहले कट गया, इसलिए इसको माइनस कर दिया, और टैक्स पेबल अब उसको कितना देना है, 17,000। तो अगर मैं टीडीएस लगा भी रही हूं तो टेक्निकली ना तो इसके हाथ में फर्क पड़ रहा है ना तो इसके हाथ में फर्क पड़ रहा है। अगर नेट रिजल्ट देखोगे तो इसके जेब से भी 10 लाख रुपए गया है, 10 लाख रुपए इसकी इनकम बनी और इसने 10 लाख पे टैक्स दिया, भले 1 लाख पहले दिया और 17,000 जो है वो बाद में दिया। तो सरकार ये मैकेनिज्म ला किसके लिए, सरकार ये मैकेनिज्म सरकार के लिए ला रही है। क्यों सरकार के लिए, कि पहली बात तो भैया जो टैक्स बंदा अगले साल पे करता वो उसको 1 लाख रुपए पहले ही मिल गया। दूसरा, ये ट्रांजैक्शन ये छुपा भी सकता था, ये ब्लैक में भी कर सकता था, लेकिन ये बंदा जो है उसने ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया और एक्चुअल में जो है एक्सपेंस क्लेम किया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि इस बंदे ने टीडीएस डिडक्ट करना भूल गया होता बबलू, तो ये क्या हो जाता, डिसअलाउ हो जाता, या तो 100% या तो फिर 30%। तो अगर ये एनआरआई है तो 100% मतलब वो क्या बोलते हैं डिसअलाउ होता, और अगर ये रेसिडेंट है तो फिर क्या होता आपका 30% डिसअलाउ होता, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसके हाथ में 10 लाख रुपए गए तो ये 10 लाख रुपए का एक्सपेंस क्लेम करेगा क्योंकि इसने टीडीएस डिडक्ट किया। अब इसको मिला 9 लाख है, लेकिन इसका इनकम कितनी है, 10 लाख, 10 लाख पर टैक्स निकालोगे, टीडीएस जो इसने काटा वो माइनस कर दोगे और आ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, टैक्स डिडक्टेड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, माइनस होके मिल रहा है। तो वर्ड से ही कनेक्ट हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो किसका टीडीएस कटा है बेटा, चपलू का टीडीएस कट गया है, और काटा किसने है, बबलू ने, बबलू ने काटा है चपलू का टीडीएस, ठीक है, डिडक्टेड एट सोर्स। आई होप आई एम क्लियर नाउ, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट योर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहां पर ये जो है वो क्या है, कलेक्टर है मतलब सेलर है, ये जो है वो क्या है, कलेक्टी है मतलब क्या है, बायर है, ठीक है। अब अगर ये सेलर है, इसने क्या किया, कुछ इनकम सेल किए किसको, बायर को, तो यहां पर इसको कलेक्ट करना है 1% टीसीएस ऑन सेल एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। तो ये कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे ये इनवॉइस बनाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स कितने थे, 10 लाख, जीएसटी कितना लगेगा, 12%, 1,20,000, टीसीएस 1% ऑन 10 लाख। क्या जीएसटी के ऊपर आप टीडीएस टीसीएस लगा सकते हो, नहीं। एक चीज हमें ध्यान रखना कि जीएसटी के ऊपर टीडीएस या टीसीएस नहीं लग सकता, ठीक है। तो जीएसटी के ऊपर कोई टीडीएस टीसीएस नहीं लग सकता। तो ये 1% 10 लाख का 10,000, टोटल कितना हो गया, 11,30,000।
तो यहाँ पर नाम इसको जस्टिफाई कर रहा है, टैक्स कलेक्ट। तो इसने क्या बोलते हैं, माइनस करके पैसा दे रहा है क्या, नहीं, कलेक्ट कर रहा है। तो कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और डिडक्टेड का मतलब क्या होता है, तो माइनस करना। अगर अब ये दोनों चीजों को एक साथ कंपेयर करेंगे, इसलिए मैंने एक पेज में आजू बाजू लिया है। तो यहाँ पर इसने टैक्स डिडक्ट करके नेट पैसा वापस किया है, यहाँ पर जब उसको सेल कर रहा है और पैसा ले रहा है बायर से, तो वो उसमें 10,000 रुपए ऐड करके कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये 10,000 रुपए जो ऐड करके ले रहा है इससे, वो क्या करेगा, इसको बायर को, सॉरी, इसको गवर्नमेंट को दे देगा। तो 10,000 रुपए उसको क्या करना है, गवर्नमेंट में, इसमें टीसीएस में जमा करना है, और ये 1,20,000 जो है वो जीएसटी में जमा करना है। और उसकी सेल वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, 10 लाख। तो क्या इसका कुछ हार्म हो रहा है अपनी सेल में, नहीं, इसको तो अपने सेल के ओवर एंड अबव कलेक्ट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ कलेक्टी, कलेक्टी के हाथ में। टोटल इनकम कितनी है, 20 लाख, टैक्स कितना हो गया, 4,29,000, टीसीएस डिडक्टेड एट द रेट 1%। हाँ, तो ये किसकी बात है, बायर, मतलब ये जो लड़की है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अगर मिनी है, तो मिनी के हाथ में इनकम देख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मिनी की इनकम 20 लाख है, टैक्स आ गया 4,29,000 ओल्ड रिजीम के हिसाब से, और 10,000 रुपए जो है वो आ गए इधर। तो 10,000 रुपए जो मिनी का क्या बोलते हैं कलेक्ट हुआ था, किसने कलेक्ट किया था, सेलर ने। मिनी क्या थी, बायर, ठीक है। तो सेलर ने बायर का 10,000 रुपए कलेक्ट किया था, वो माइनस हो जाएगा, और नेट टैक्स पेबल मिनी का कितना आ जाएगा, 4,19,000। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब अगर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा तो भी क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट जो पेयर है, पे के हाथ में आता है वो सेम आता है, टैक्स में कोई कम ज्यादा नहीं होता, बट टाइम ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन जो है वो डिफर करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने पीजीबीपी में अच्छे से कराया है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, आई होप अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एडवांस टैक्स क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, और टीसीएस जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 16, TDS details deducted under head salary. TDS details deducted under the head salary. Form 16 shall be issued to employee annually by the employer 15th June. कि जो एम्प्लॉय है उनको फॉर एग्जांपल मान लो रिटर्न फाइल करना है, तो उसको एम्प्लॉयर से क्या लेना पड़ेगा, फॉर्म 16। तो एम्प्लॉयर को भी ड्यू डेट दी गई है, एम्प्लॉयर को भी टाइम दिया गया है, भले एम्प्लॉयर जो है वो टाइम पे इशू करे ना करे, बट उनके लिए टाइम लिमिट है क्या, 15 जून। 15 जून तक उनको फॉर्म 16 इशू कर देना चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा जो अपना रिटर्न फाइल कर सके। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन पेयर, क्या बोलते हैं, ऑन पेयर कलेक्शन फॉर टीडीएस, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट फॉर पेयर और कलेक्टर फॉर टीडीएस, पेयर ही होगा, कलेक्टर क्या ही है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो टीडीएस लेट डिडक्ट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ अपार्ट फ्रॉम डिडक्शन टू पेमेंट, कि क्या बोलते हैं 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, डिडक्शन जिस दिन डिडक्शन डेट है उस दिन से पेमेंट डेट तक 1% लगेगा। यहाँ पे क्या किया, मैंने लेट डिडक्ट किया है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पर डिडक्टेड बट नॉट पेड, तो पैसा मैं अपने पास रख रही हूँ तो वो उसमें ज्यादा लगेगा, थोड़ा पेनाल्टी टाइप का, तो 1.5%। यहाँ पर मैं डिडक्ट ही नहीं किया था इसलिए कम लग रहा है, यहाँ पर डिडक्ट करके पैसा अपने पास रख लोगे तो वो ज्यादा बड़ा जुर्म है। तो इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम डिडक्शन टू पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट डिडक्टेड 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो ये दोनों केसेस में क्या आपने अपने पास नहीं रखा है, डिडक्ट करके डिडक्ट नहीं किया वो एक प्रॉब्लम है, बट डिडक्ट करके क्या अपने पास रखा है क्या, नहीं, इसलिए आपको कम इंटरेस्ट लग रहा है 1%। ये जो है वो क्या है, तो ये धोखेबाजी, ये मक्कारी है कि आपने डिडक्ट किया है बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा, ठीक है। और टीसीएस विल ऑलवेज बी 1% पर पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ड्यू डेट टू पेमेंट डेट। लेट कलेक्शन, लेट डिडक्शन सब में टीसीएस कितना है, 5%, सॉरी 1% ही लग जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज योर पेज फॉर डिफरेंस ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। अब जरूर 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 इसको रिव्यू करना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी क्लियर हो। अब ये जो चीज है ना वो मैं इसको क्या करूंगी, आप लोग को आखिरी में पढ़ाऊंगी तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ट्रिक टू लर्न टीडीएस एंड टीसीएस। तो पहले आपका सेक्शन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, टीडीएस, थ्रेशोल्ड और उसके नेम क्या। फॉर एग्जाम्पल 192A, तो इसको हमने याद रखा है एक्यूमुलेट बैलेंस ऑफ पीएफ, ठीक है। फिर है 194A, तो 193 से अलग वाला इंटरेस्ट। तो ऐसे हमने पूरा नाम लगा के इसको एक पेज में वो
कर दिया है, ठीक है। फिर पेयर पे सेम कौन कौन से सेक्शन में, उसका भी एक टेबल बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आपको याद हो जाएगी ना पूरा टीडीएस टीसीएस, तो बहुत इजी हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो अभी आप लोगों को बेसिक क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों का डिफरेंस, कैलकुलेशन डिफरेंस, ये पेंडिंग है। फिर जो आपका नेक्स्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे आपका कभी ध्यान नहीं भटकेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर टीडीएस टीसीएस एंड इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंस। एक्चुअली इसको मेरे को लास्ट में पढ़ाना चाहिए ताकि ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। ओके फाइन, तो इसको भी ना, ये जो डिफरेंस बिटवीन है इसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप लोग के लिए ज्यादा इजी होगा। अभी हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 11, टीडीएस टीसीएस एट सोर्स, टैक्स टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आई होप आप लोग सब यहाँ हो। नाउ टीडीएस में सबसे पहला सेक्शन है हमारा, दैट इज सेक्शन 192, ठीक है। तो टीडीएस में क्या है कि आपको सरकार ने कुछ ट्रांजैक्शन लिस्ट कर दिए कि इस ट्रांजैक्शन में आपको क्या बोलते हैं टीडीएस डिडक्ट होगा, सॉरी। टीसीएस में क्या है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शन, 4-5 ट्रांजैक्शन लिस्ट किए गए कि इस पे टीसीएस डिडक्ट होगा, वेयर जो हमारा एडवांस टैक्स है उसमें आपको अपनी टोटल इनकम पे देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो टीडीएस के अंदर कि ये बंदा अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, या फिर क्या बोलते हैं कमीशन, ब्रोकरेज, या फिर ऐसी कोई चीजें जिसमें सरकार ने ट्रांजैक्शन लिस्ट कर दिए, तो यहाँ पर इसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और नेट अमाउंट जो है वो पे को देना पड़ेगा, ठीक है। सेम वैसे ही टीसीएस है, तो अगर ये बंदा जो है टीसीएस एप्लीकेबल गुड्स है तो इसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सब ट्रांजैक्शन पे और फिर गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको चार्ट बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको क्या हो कि दिमाग में बैठ जाए, और यहाँ पर हमारे याद करना जो है वो मेन मोटिव है, और चार्ट बुक जो है वो बहुत ही कलरफुल और सारी चीजें जो है साथ में है, तो आप कोशिश करना कि आपको चीजें जो है वो याद हो जाए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन टीडीएस और टीसीएस, इसको हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन जो है वो अभी अपन मेन टॉपिक से स्टार्ट करें, दैट इज योर सेक्शन 192। अब पहले इधर ध्यान देना कि हमारे पास ना 3 सेक्शन है, 192, 193 और 194, जिनके आगे ना कोई अल्फाबेट नहीं लगे हुए, ठीक है। तो अल्फाबेट नहीं लगे हुए तो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन, हिंट या ट्रिक नहीं मिलेगा। तो 192 मतलब क्या है सर, सैलरी। 193 मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो। और 194 क्या है आपका, तो 194 है आपका डिविडेंड, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 192 क्या है बेटा, सैलरी। 193 क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 क्या है, डिविडेंड। वापस से 192 क्या है, सैलरी। 193 क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 क्या है, डिविडेंड, ठीक है। तो 192 इज योर सैलरी, 193 इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और 194 इज व्हाट योर डिविडेंड। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो अभी याद हो गया अपने को 192 क्या है, सैलरी। 193 क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। और 194 क्या है, डिविडेंड। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीजें यही याद हो जाए, ठीक है। 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 इज डिविडेंड। याद हो गया ये, ठीक है ना। अब सबसे पहले सेक्शन में आ जाओ, दैट इज सेक्शन 192 सैलरी। तो सैलरी में जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। डिडक्टर कौन है, एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है बेटा वो एनी पर्सन हो सकता है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उसका कोई भी टर्नओवर, कोई भी जो है वो एम्प्लॉयर बन सकता है। पे कौन है, हमेशा एम्प्लॉय, कटेगा किसका, एम्प्लॉय का, ठीक है। रेट कौन से रेट से काटना है, तो एवरेज मंथली रेट ऑफ टैक्स, साल भर का टैक्स निकाल लो, एवरेज रेट क्या है उस रेट से आप टीडीएस काट लो, ठीक है ना। कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो बोले गए हैं, क्या बोलता है, अगर कौन सी रिजीम ऑप्ट करोगे, तो ऐसे तो अगर इम्प्लॉय कुछ नहीं बोलता है तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाएगा, अदरवाइज इम्प्लॉय को हर साल इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो ऑप्ट आउट करना चाहता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से और ऑप्शनल में जाना चाहता है। तो ऑप्शनल में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, और आप इंटीमेट नहीं करते हो तो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, क्योंकि नाम भी डिफॉल्ट है, ठीक है। नाउ जब एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का क्या करने वाला है, टीडीएस डिडक्ट करने वाला है, टैक्स काटने वाला है, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की अदर इनकम भी कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। बट
सरकार ना बहुत दिमाग वाली, क्या बोलती है कि सिर्फ इनकम कंसिडर करना, लॉस कंसिडर मत करना। लेकिन एक लॉस हम दे देंगे, कौन सा लॉस दे देंगे? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, एम्प्लॉयर शैल फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस एंड टीसीएस क्या कंसिडर करेगा और क्या कंसिडर नहीं करेगा। तो क्या कंसिडर करेगा, डिटेल्स ऑफ अदर इनकम, जो और भी अदर इनकम है एम्प्लॉय की गिवन बाय द एम्प्लॉय। फिर डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A के डिडक्शंस है वो कंसिडर करेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टेड वो कंसिडर करेंगे, साथ में 10AA अगर बिजनेस तो होगा नहीं एम्प्लॉय का। ठीक है, और लास्ट वाला क्या, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। क्या दूसरे लॉसेस के हेड कंसिडर करने हैं? नहीं, दूसरे लॉसेस को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करना है। क्या कंसिडर नहीं करना है, लॉस ऑफ अदर हेड। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो है जब टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करेगा तो सारी इनकम को इंक्लूड करेगा, डिडक्शन भी देगा, टीडीएस टीसीएस भी कंसिडर करेगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बस कंसिडर करेगा, बाकी चीजों को कंसिडर नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अब होता क्या है कि एम्प्लॉय को क्या मिलते हैं, परक्यूजिट फैसिलिटी। कौन देता है बेटा, एम्प्लॉयर देता है। तो नाउ टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, इसके ऊपर, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर बाय एम्प्लॉयर। तो टेक्निकली पे किसको करना चाहिए, एम्प्लॉय को। ड्यूटी किसकी है, ड्यूटी है बेटा एम्प्लॉय की, क्योंकि परक्यूजिट किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को। इनकम किसकी है, एम्प्लॉय की, बट पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो ये भी एक बेनिफिट मिल गया ना। तो परक्यूजिट ऑलरेडी बेनिफिट मिला, फिर परक्यूजिट के ऊपर का टैक्स भी बेनिफिट मिल गया। ठीक है, तो परक्यूजिट बेनिफिट है, उसके ऊपर का टैक्स भी जो है वो भी बेनिफिट है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल टैक्स पे कर देता है एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, देन टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। टेक्निकली एम्प्लॉयर का खर्चा है, लेकिन एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी पीजीबीपी में, और एम्प्लॉय की इनकम है लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। तो ये फायदा किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है। एक तो खुद की इनकम भी थी और उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, और यहाँ पर खर्चा था बट फिर भी अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो इसमें फायदा किसको दिया गया, एम्प्लॉय को दिया गया। तो वही बोल रहा है, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है तो टैक्स ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीबीपी में, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय जो है ना वो एक से ज्यादा जगह पे काम करते हैं। अब भाई आप एक से ज्यादा जगह पे काम कर रहे हैं तो आपकी दो जगह टीडीएस डिडक्ट होगा। अब वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कंसिडर करनी है। तो दोनों एम्प्लॉयर क्या करेंगे, क्या पता अपनी अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कंसिडर कर ले, तो एम्प्लॉय को तो डबल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगा, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो उस वजह से क्या बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, कि अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ इन्वॉल्व हो एक साल के अंदर, कि या तो आप क्या बोलते हैं एक दिन में ही पार्ट टाइम जॉब करते हो, या तो आपने इसी साल में एक पार्ट टाइम एक जॉब छोड़ी है और फिर दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है, तो उस केस में क्या है, आपका केस फॉलो होगा मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के अंदर, कि आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स रहे साल भर में। तो आपका जो लेटर वाला एम्प्लॉयर है, बाद वाला एम्प्लॉयर है, आपको बताना पड़ेगा कि आप पहले भी कहीं इन्वॉल्व थे और आपका बेसिक एग्जामेशन लिमिट वहां पर काउंट हो गया और आपका टीडीएस वहां डिडक्ट हुआ है। ठीक है, the current employer should consider the income and the tax deducted from the previous employer for deducting the TDS। तो करंट एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा पिछले एम्प्लॉयर की डिटेल्स को। ठीक है, उसके बाद अगर एम्प्लॉय को खर्चे क्लेम करना है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस, एलटीएल, लीव ट्रेवल कंसेशन और चैप्टर 6 से डिडक्शन, जो एलआईपी पेमेंट किया या प्रिंसिपल हाउसिंग लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो सारी चीजों का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लीव ट्रेवल कंसेशन, कि लीव ट्रेवल कंसेशन अगर आपको मिल रहा है तो वो, तो ये सारी चीजों का आपको क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल फर्म जो है वो पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, तो वो सैलरी कहाँ टैक्सेबल होती है बेटा, पीजीबीपी में। क्या उनके सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, नहीं। तो जो चीज सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है ना, उनका यहाँ पर टीडीएस कटता है। तो क्या यहाँ पर 192 लगेगा, नहीं लगेगा, बट एक नई सेक्शन आई है 194T, वो एप्लीकेबल होगा और वो इस प्रीवियस ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी पे करती तो 192 नहीं लगता, 194T लगता है। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी, टी इज फॉर व्हाट, टैक्सेबल सैलरी। तो बहुत ही छोटा सेक्शन है 192 सैलरी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इन जनरल बहुत काम आता है।
192 सैलरी। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एम्प्लॉय अगर कोई रिजीम नहीं बता रहे एम्प्लॉयर को, तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से जाएगा। एम्प्लॉयर को टैक्स डिडक्ट करते टाइम उसकी सारी इनकम डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस और लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का कंसिडर करना चाहिए, बाकी चीजों का लॉस कंसिडर नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, टैक्स मॉनिटरी टैक्स और नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे अगर एम्प्लॉयर टैक्स भर रहा है तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी और एम्प्लॉय को मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 4, अगर एम्प्लॉय के मल्टीपल एम्प्लॉयर्स रहे हैं तो उसको करंट एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर की डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर आपको एम्प्लॉय हो और आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको प्रूफ एचआरए, एलटीसी और बाकी चैप्टर 6 के डिडक्शन के प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को सैलरी पे करते हैं तो 192 नहीं लगता, 194 टी लगता है, टी फॉर टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, दिस इज व्हाट योर 192। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 193। 193 मैंने आपको पहले ही पढ़ाया क्या, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कि आपके शेयर्स है, डिवेंचर्स है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। पेयर है एनी पर्सन, पे ये रेसिडेंट पर्सन, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अभी, क्योंकि मैं आपको इसका भी बाद में एक साथ कंपाइलेशन दे दूंगी। तो अभी आप इसमें फोकस करो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और रेट पे फोकस करो। ठीक है, तो सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और 10% टीडीएस कटेगा। अब नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट पेड इज अप टू 10,000, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं है। ठीक है, अब I'm paid in a mode other than cash to LIC, GIC और एनी अदर इंश्योरर। हाँ, अगर इंटरेस्ट पे होता है LIC को, GIC को या कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई टीडीएस नहीं, इसमें 10,000 की भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब इंटरेस्ट इज पेड ऑन दी फॉलोइंग सिक्योरिटी, अगर नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे होता है और डीमैट लिस्टेड सिक्योरिटीज, डीमैट सिक्योरिटी लिस्टेड ही होती है। ठीक है, तो लिस्टेड जो डीमैट सिक्योरिटीज है उन पे टीडीएस पे कर मतलब इंटरेस्ट पे हो रहा है। या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिक्योरिटी पे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो उसका 7th इशू है अभी आया है, उसके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट पे हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्शन 193 बोलता है कि अगर आप वन इंटरेस्ट पे करते हो सिक्योरिटी पे तो 10% टीडीएस है, लेकिन फॉलोइंग केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपका इंटरेस्ट अप टू 10,000 है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है सेक्शन 194 किसके लिए, डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड आपने पढ़े सेक्शन 222 के केसेस। तो 194 सेक्शन डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड और रेट कितना है बेटा 10%। ठीक है, नाउ पेयर एक बार डोमेस्टिक कंपनी और रेसिडेंट शेयर होल्डर आपका क्या है, पे है। आपको ध्यान क्या रखना है कि डिविडेंड और डीम डिविडेंड अदर देन 222E, 222E जो लोन वाला केस है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट, नो टीडीएस इफ डिविडेंड इज अप टू 10,000 एंड पेड इन द मोड अदर देन कैश। ठीक है, नो इफ पेड टू LIC, GIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो सेम है ये भी 193 194 में दोनों कंडीशन सेम है 193 से कि इंटरेस्ट और डिविडेंड 10,000 तक है तो कोई टीडीएस नहीं है, और अगर LIC, GIC इंश्योरेंस कंपनी को अगर पे किया जा रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और 193 में भी 10% का रेट है और डिविडेंड में भी 10% का रेट है। तो हमने यहाँ पर अभी अपने 3 सेक्शन कवर किए हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जिसका नाम है 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड 194 इज डिविडेंड। ठीक है, अब मैं क्या बोलती हूँ कि अब जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसका नाम है 194A। तो A से हमने रिलेट किया है क्या, अलग, 193 से अलग इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट 193 में कवर हो रहा है उसको छोड़ के तो कौन सा इंटरेस्ट, तो यहाँ पर तो सिर्फ सिक्योरिटी वाला कवर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है या फिर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, तो आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट मिल रहा है तो किसमें कवर होगा 194A में। तो 193 इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड 194 इज व्हाट, अलग वाला इंटरेस्ट। तो किससे अलग, 193 से अलग, कि 193 से जो अलग वाला इंटरेस्ट है वो कहाँ कवर होगा, 194A में कवर होगा। तो आइए देखते हैं उसका नाम क्या है।
तो उसका नाम है सर इंटरेस्ट, बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दैट इज 193, कि 193 से अलग वाला इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है? तो यहाँ पे एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो सारी चीजें आ जाए। डिबेंचर नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट आना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेट, डिपॉजिट, लोन, ये सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर सिक्योरिटी है तो उधर कवर होना चाहिए 193 में। तो 194 ए क्या है? अलग वाला इंटरेस्ट, 193 से अलग वाला इंटरेस्ट। ठीक है, अब 194 ए, इसमें पेयर कौन है बेटा? एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ बस आपको कि इसमें पेयर है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के सारे लोग तो है ही, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ भी है। कौन से वाले हैं? जिनका टर्नओवर जो है पिछले साल का 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा जिसकी ग्रॉस रिसीट है वो। ठीक है, वो जिसकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से क्या है? ज्यादा है। तो बिजनेस के केस में 1 करोड़ है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख। तो ये उसके कौन हो गए? पेयर हो गए, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। पे कौन है? रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, रेट कितना है आपका? 10%। अब नेक्स्ट क्या बात करता है? एडिशनल पॉइंट्स, नो टीडीएस ऑन दी फॉलोइंग केसेस, कोई टीडीएस नहीं है फॉलोइंग केसेस में। तो क्या है आपका? इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय, इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, कि अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से, तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, और सीनियर सिटीजन के लिमिट कितनी है? 1 लाख। ठीक है, कि 50,000 तक टीडीएस नहीं है, और उसके बाद 1 लाख तक, मतलब 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर हम जितने भी चीज पढ़ रहे हैं, क्या करें? नो टीडीएस इन दी फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। अदर केसेस में इंटरेस्ट में क्या देखोगे? 10,000 तक नहीं है, और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो कोई टीडीएस नहीं है। ठीक है, 194 ए में। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में 50,000 और 1 लाख, अदर्स के केस में 10,000, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे करती है तो 0 लिमिट। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज पेड टू फॉलोइंग पर्सन, अगर फॉलोइंग पर्सन को दिया जा रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, बड़े लोगों का आप टीडीएस काट सकते हो सर, आप बैंक का टीडीएस काट सकते हो? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, तुम इंश्योरेंस कंपनी का टीडीएस काट सकते हो? नहीं काट सकते। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसी का टीडीएस नहीं कट सकता। एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या ये सबका टीडीएस कट सकता है? नहीं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, तो अगर इंटरेस्ट, इनको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो इनका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, क्या बोलता है? नोट एनबीएफ, सॉरी एनबीएफसी इज नॉट कवर्ड, और अगर एनबीएफसी से आपने लोन लिया और एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे करते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं आगे कि ये इंटरेस्ट पेबल फॉर मनी बोरोड इंक्लूड सर्विस फीस, कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट एंड अदर चार्जेस। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट पेबल है तो उसमें क्या बोलते हैं? सर्विस फीस, कमिटमेंट चार्जेस और डिस्काउंट, इस सब में भी टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लोगों ने पढ़ा है कि एक तो ये लोग पे करेंगे तो टीडीएस नहीं करेगा, ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो किस लिमिट पर टीडीएस नहीं कटेगा, और इनको अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। पॉइंट नंबर 2 है, इनको पे किया जाएगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट पे करे तो क्या होगा? तो अगर वो पे कर रही है जिसका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ सच पर्सन इज मोर देन 50 करोड़, तो इसमें लिमिट हो जाएगी 50,000 और 1 लाख की लिमिट देख लेंगे। ठीक है, और टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 करोड़ तक ही है, जिसको पे कर रही है वो 50 करोड़ के अंदर है। एंड इंटरेस्ट इज पेड बाय, अगर इंटरेस्ट पे कर रही कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन बैंक, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर अपने मेंबर्स को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोऑपरेटिव बैंक पे कर रही कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो टीडीएस नहीं कटेगा।
और इंटरेस्ट बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज एंड डेवलपमेंट बैंक, अगर ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये लोग अपने ये लोगों को टीडीएस मतलब पे करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, उसके अलावा अगर कुछ होगा तो टीडीएस कटेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज पेड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में क्या आपने टीडीएस देखा है इंटरेस्ट पे? नहीं, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको कभी मतलब इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कट सकता। इनकम टैक्स रिफंड पे नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई टीडीएस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन पेड बाय मैट। ठीक है, कि अगर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, कॉम्पनसेशन मिलने में लेट हो गई तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, 50,000 से ऊपर टीडीएस है। ठीक है, अब आपकी जो लिमिट है ना सर 50,000 की या 1,00,000 की, वो आपको कैसे, हाँ 50,000 1,00,000 की वो कैसे देखना है? बैंक वाइज देखना है, टोटल में देखना है? तो बैंक अगर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम सीबीएस फॉलो करती है तो वो क्या होता है, उनको पता होता है कि उनका बाकी बैंक्स में कितना इंटरेस्ट है, क्या है, वो टोटल लिमिट चेक कर सकती है। तो बैंक अगर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है तो उनको साथ में मिला के देखना है। और अगर आप आज के जमाने पे देखोगे तो सारी बैंक सीबीएस ही फॉलो करती है। ठीक है, तो उस केस में आपको सबको मिला के ही देखना है। उसके बाद बात करते हैं दो बहुत बेसिक पॉइंट्स में। पहला क्या बोलता है, इंटरेस्ट टू माइनर एंड बोथ पेरेंट्स हैव डिसीज्ड, कि अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो माइनर को, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो फिर वो माइनर के अगेंस्ट में ही रिपोर्ट होगा। और अनलेस दी चेंज हैज बीन इंटीमेटेड टू पेयर, कि चेंज अगर बोल रहे हैं तो चेंज कर दो। ठीक है, अब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर जब तक उसकी डेथ हुई तब तक उसी के पैन में रिपोर्ट होगा, उसके बाद उसके लीगल हेयर के हाथ में रिपोर्ट होगा। तो बहुत बेसिक से बात है जो जनरल से यहाँ पर लिख दी गई है। This is your 194A, that is interest other than interest on security. So that is 193 से अलग वाला इंटरेस्ट, that is जो 194A। अब नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है आपका 194B। 194B, तो 194B 194B, B is for what? You are betting, लॉटरी, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका? 194BB, दैट इज व्हाट योर बिग बेटिंग। बिग बेटिंग मतलब हॉर्स रेस, क्योंकि इसमें बड़े बेट लगती है। फिर नेक्स्ट है आपका 194BA। 194BA, दैट इज योर 194BA बेटिंग ऐप। बेटिंग ऐप से पैसा कमाते हो तो उस पर टीडीएस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 सेक्शंस हैं। पहला आपका 194B, दैट इज बैटरी बेटिंग, सॉरी बैटरी नहीं, बेटिंग, बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, वो सब चीज आती है 194B में। 194BB, दैट इज योर बिग बेटिंग। बिग बेटिंग मतलब क्या होता है? हॉर्स रेस। हॉर्स रेस पे आप पैसा लगा रहे हो, बड़ा पैसा लगता है। BA बेटिंग ऐप, बेटिंग ऐप से पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर 194BA। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10, सॉरी 3 3 6 7 7 सेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो अब अपन आएंगे किसमें? अपनी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जिसका नाम है 194B। 194B जो है वो क्या बोलता है? तो 194B बोलता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग एक्सेट्रा, तो बी फॉर व्हाट? यूर बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, वो सब। एनी पर्सन, रेट कितना है आपका? 30%। नो टीडीएस इफ विनिंग इज अप टू 10,000 पर ट्रांजैक्शन। ये जो है वो अभी अमेंडमेंट आया है, पहले सिर्फ 10,000 टोटल में था, अब 10,000 पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इफ विनिंग इज होली और पार्टली इन काइंड, कि विनिंग अगर होली और पार्टली क्या है? काइंड में है, द पेयर मस्ट एंश्योर दैट द टैक्स इज पेड बिफोर रिलीजिंग द विनिंग, कि पेयर को ये एंश्योर करना चाहिए तो टैक्स पे हो चुका है बिफोर रिलीजिंग द विनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अमाउंट टू बी पेड टू पे बाय पेयर,
कि क्या बोलते हैं, पे जो है वो पेयर को क्या पे करेगा। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट अर्न बाय हिम, जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया है माइनस 30% जो टीडीएस कटेगा, क्योंकि टीडीएस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट में कटता है, लॉस माइनस होने के बाद नहीं कटता। फिर जो लॉस सफर किया है वो माइनस करेंगे, और फिर नेट अमाउंट टू बी पेड जो है वो एसएससी का आ जाएगा। ठीक है। और 194 बी और डबल बी में एक ही नोट है, दोनों का नोट जो है वो सेम है। और ये वाला जो केस है विनिंग में, तो इसमें आप फॉर एग्जांपल मान लो किसी कॉन्टेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो कि आपको किसी कॉन्टेस्ट में बीएमडब्ल्यू जो है जीत गए हो, बीएमडब्ल्यू की प्राइस 2 करोड़ है, तो आपको बोला जाएगा कि या तो 2 करोड़ रुपए आप एडवांस टैक्स भर दो, या 2 करोड़ रुपए आप टीडीएस का मतलब कोई भी चीज आपसे पैसा कलेक्ट किया जाए, किसी भी तरीके से पैसा पैसा कलेक्ट करके सरकार को जमा करना है, तभी आपको क्या दी जाएगी, वो कार दी जाए। ठीक है। तो दिस इज योर 194 बी एंड 194 डबल बी। अब आगे क्या बोलता है ये, 194 बी ए। ठीक है, क्या है नेक्स्ट सेक्शन, 194 बी ए। बी ए क्या है, बेटिंग ऐप। तो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, क्यों ऑनलाइन गेम से विनिंग हो रही है, तो सेम एनी पर्सन रेट कितना है 30%। TDS shall be deducted at the time of withdrawal from account or at the end of the financial year। या तो विड्रॉल के टाइम पे निकाला जाएगा, और विड्रॉल सिग्निफिकेंट नहीं है तो एट द एंड निकाला जाएगा। अगर विनिंग इन काइंड है तो सेम एम्प्लॉयर को कंसिडर, मतलब एम्प्लॉयर को लेना पड़ेगा पैसा और डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई मिनिमम थ्रेशहोल्ड नहीं है डिडक्शन के लिए, जैसे कि ऊपर में है ना 10,000 की लिमिट, 194 बी में कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है। ठीक है। तो 194 बी, बी मतलब बैटिंग, बी डबल बी मतलब बिग बैटिंग, दैट इज योर हॉर्स रेस, और लास्ट वाला है बी ए, दैट इज बैटिंग ऐप, कि ऑनलाइन गेम से आपको कोई इनकम हो रही है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों केस में क्या है, 10,000 सिंगल ट्रांजैक्शन पे, और यहाँ वाले केस में कोई लिमिट नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन का नाम क्या है, नेक्स्ट सेक्शन का नाम है 194 सी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लिख दिया है 194, हाँ, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, 194 सी। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं, हाँ, कौन कौन से सेक्शन अपन लोगों ने देख लिए हैं। लिस्ट ऑफ टीडीएस सेक्शंस, 192, that is what your salary, 193, that is what your interest on security। इसमें तो यहाँ पे कोई चारा भी नहीं है, यही याद करना पड़ेगा। 194, दैट इज व्हाट योर डिविडेंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 194 ए। ए मतलब 193 से अलग, 193 से अलग इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर नाम क्या है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाला जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ के वो वाला इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज 194, 194 ए हो गया, फिर 194 बी। बी इज फॉर व्हाट, बेटिंग। ठीक है। और उस किसके लिए है, विनिंग फ्रॉम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 194 डबल बी। तो 194 डबल बी जो है वो किसके लिए, तो 194 डबल बी फॉर बिग बेटिंग, बिग बेटिंग, दैट इज व्हाट योर, तो 194 डबल बी है आपका 194 डबल बी
194 डबल बी, तो 194 डबल बी है आपका हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं हॉर्स रेस। और फिर नेक्स्ट है आपका 194 बी ए। बी ए इज वॉट योर बेटिंग ऐप। बेटिंग ऐप, तो बेटिंग ऐप जो है वो क्या है, ऑनलाइन गेम्स की, ऑनलाइन गेम से अगर आप कुछ जीत रहे हो तो वो आ जाएगा। फिर है आपका 194 सी। सी इज व्हाट योर कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर आएगा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू, हाँ, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो ना, पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई, दैट इज योर 194 सी। ठीक है, तो अभी तक कितने सेक्शन हो गए, 193 4 5 6 7 और 8 सेक्शन। तो 192 क्या है, सैलरी। 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 इज डिविडेंड, 194 ए इज 193 से अलग वाला इंटरेस्ट, 194 बेटिंग बी, बेटिंग 194 डबल बी बिग बेटिंग, 194 बी ए इज बेटिंग ऐप और 194 सी इज कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन किसमें, अपनी चार्ट बुक में, दैट इज 194 सी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई। ठीक है, तो पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं बेटा, वर्क के लिए कर रहे हैं। पेयर कौन है, तो जो 194 ए वाला जो था ना वो सेम है, तो ये दोनों 194 ए से सेम है। अब ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, पे। तो अगर पे इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट होगा 1%, और पे अगर अदर्स है तो टीडीएस का रेट कितना होगा, 2%। ठीक है, तो पे अगर इंडिविजुअल एचयूएफ तो 1%, पे अगर अदर्स है तो 2%। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, कि कौन कौन से केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30,000 पे नहीं लगता, और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अप टू ₹1,00,000। ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 और मल्टीपल सब मिला के देखेंगे तो साल भर में अगर 1,00,000 तक का कॉन्ट्रैक्ट है तो नहीं लगेगा। अब पर्सनल पर्पस, कि टीडीएस इन केस ऑफ पर्सनल पर्पस इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट चेक 194M, 194M में लगेगा, अगर आपका 194C नहीं लग रहा है तो कहां लगेगा, 194M लगेगा। 44A जो ट्रांसपोर्टर है जिनकी साल भर में 10 ट्रक है और उन्हें पैन डिक्लेरेशन दे दिया इस चीज का, तो टीडीएस नहीं लगेगा। 194J में नहीं लगेगा, क्योंकि 194J में लगेगा वो तो यहाँ नहीं लगेगा, तो सेल ऑफ गुड्स। तो ये सारे केसेस में क्या होता है, पैन जो है वो एप्लीकेबल नहीं, सॉरी टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि 194C वर्क में लगता है, तो वर्क का मतलब क्या है, तो वर्क का मतलब है सर एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट कैरियज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। थर्ड केटरिंग। फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आप किसी का मैन्युफैक्चर या सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट या फिर जॉब वर्क कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप उसी कस्टमर या फिर उसके एसोसिएट का प्रोडक्ट यूज करके उसके ऊपर काम करके दे रहे हो, तो फिर वो क्या है, 194C लगा है। और अगर आप बाहर से मटेरियल खरीद के उसके ऊपर काम करके उसको सेल कर रहे हो, तो फिर वो क्या है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, और सेल कॉन्ट्रैक्ट पे नो 194। ठीक है, सेल पे 194C नहीं लगता, कॉन्ट्रैक्ट पे 194C लगता है। तो ये सारी जगह पे 194C जो है वो लग जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वर्क इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर बाय एनी मोड। थर्ड है आपका केटरिंग, और चौथा है आपका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट लेके मुझे काम करके वापस दे रहे हो, तो यहाँ पर 194C लग जाएगा, क्योंकि आपने मेरे प्रोडक्ट को मेरे लिए कस्टमाइज किया है। ठीक है, और अगर आप आउटसाइडर से प्रोडक्ट लेके मुझे सेल कर रहे हो कुछ बना के, तो फिर वो सेल कॉन्ट्रैक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने मेरा प्रोडक्ट लिया, उस पर कुछ काम किया, वापस दिया,
तो मेरे प्रोडक्ट की जो वैल्यू क्या उस पर टीडीएस लगेगा? नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आपके पास गया, उसमें काम हुआ, वापस दे दिए। तो मटेरियल की वैल्यू को एक्सक्लूड करके, ठीक है, जो बचा हुआ अमाउंट है सिर्फ जॉब वर्क का अमाउंट है, उसी पे आपको टीडीएस लगाना है। मटेरियल के कंपोनेंट पे आपको टीडीएस नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं दुबई से गैस इंपोर्ट कर रही हूँ। अब इंपोर्ट कर रही हूँ पाइपलाइन के थ्रू, तो वो जो पाइपलाइन है अगर वो सेलर का ही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं जिससे ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ वो सेलर का ही है, मैं सेलर को ही ट्रांसपोर्टेशन पे कर, तो फिर वो सेल है, वो 194C नहीं लगेगा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है जिसको अलग से ट्रांसपोर्टेशन पे किया जा रहा है, अदर देन सेलर है, तो फिर उस केस में 194C लग जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर सेलर को पे कर रहे हैं तो कोई 194C नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी को पे करेंगे तो 194C लगेगा। फिर नेक्स्ट, टीडीएस ऑन मीडिया पेमेंट, ये ध्यान रखना। अगर क्लाइंट जो है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है, ये चीज समझना, ये क्लाइंट जो है ना वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है, मतलब वो कस्टमाइज करा रहा है एडवर्टाइजमेंट अपने लिए, ठीक है, अपने लिए स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना रहा है, तो 194C लगेगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। लेकिन जब मीडिया एडवर्टीजमेंट एजेंसी को मीडिया कंपनी टीवी चैनल को पेमेंट करती है, तो वो तो सिर्फ एड चलवाने का करती है, तो वो एक जनरल या स्पेसिफिक सर्विसेज सबको सेम दी जाती है। वो जो जनरल और स्पेसिफिक सर्विसेज सबको सेम दी जाती है, उस केस पे टीडीएस नहीं है। तो पीडीएस टीडीएस सिर्फ कब लगता है? जब क्लाइंट पेमेंट करता है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, उसके अलावा अगर कोई भी अरेंजमेंट आपको दिया जाएगा तो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जो है अभी कोविड का टाइम चल रहा है और आपका एक टीवी चैनल है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने टीवी चैनल पे रामायण चलानी है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत चल रहा था, हिट था। तो आप किसी प्रोडक्शन हाउस के पास गए और बोले कि मेरे लिए रामायण बना, तो वो बोले कि पहले हमारी एक रामायण बनी हुई है जो कि रिलीज नहीं हुई है, तो बना बनाया कंटेंट है, आप उसको खरीद लीजिए इंक्लूडिंग कॉपीराइट। तो क्या हमारे लिए कस्टमाइज हुआ? नहीं। तो क्या टीडीएस 194C का लगेगा? नहीं। अगर वो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ही रामायण स्पेसिफिकली बना दे ताकि मैं ब्रॉडकास्ट कर सकूं, तो उस केस में भी 194C लग जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जीएसटी का कोई कंपोनेंट है इनवॉइस में, तो जीएसटी के ऊपर कभी भी कोई टीडीएस या टीसीएस या कोई भी टाइप का इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ट्रांसपोर्टर है वो सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा है, सब ट्रांसपोर्टर हायर करके उससे अपना ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो उस पर भी टीडीएस लगेगा, ठीक है। तो मैं ट्रांसपोर्टर को कर रही हूँ, उस पर भी टीडीएस है, ट्रांसपोर्टर सब ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहा है, उस पर भी टीडीएस है। तो 194C जो है वो किस चीज के ऊपर है? तो सी इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पे अगर वन पर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो 1%, अदर है तो 2%। कैसे पता चलेगा? पैन कार्ड नंबर देख के, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, तो यहाँ पर अगर आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक है और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं, फिर उसके ऊपर अगर जाएगा तो पूरे पे टीडीएस है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 कॉन्ट्रैक्ट मिला के 1,11,000 हो रहा है, तो जब मैं 1 लाख क्रॉस करूंगी तो मुझे नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है उस पर पूरे अमाउंट पे, मतलब कि पूरे 1,11,000 पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। पर्सनल पर्पस पे नहीं है, 44A में नहीं है, सेल ऑफ गुड्स पे नहीं है। फिर ये डेफिनेशन है। हाँ, और अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर वो कस्टमर या उसके एसोसिएट से प्रोडक्ट ले रहा है तो 194C लगेगा, और अदर से ले रहा है तो 194C नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन के केस में सेलर को पे कर रहा है तो 194C नहीं है, और अगर थर्ड पार्टी को पे कर रहा है तो 194C है। क्लाइंट अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट करती है तो ही 194C है, अदरवाइज कोई भी उसमें नहीं। ब्रॉडकास्टर और टीवी चैनल प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट कर रहे हैं और उनके हिसाब से तो टीडीएस है, अदरवाइज टीडीएस नहीं। टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट, तो टीडीएस शुड नॉट बी डिडक्टेड ऑन जीएसटी कंपोनेंट, टीडीएस जो डिडक्ट के ऊपर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर अगर सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करा तो टीडीएस है। आई होप आई एम क्लियर, वेरी इजी टॉपिक। फिर आपका 194D, डी इज फॉर व्हाट? दलाल, दैट इज इंश्योरेंस कमीशन। तो यहाँ पे आना 194D, डी का मतलब क्या है? दलाल। हिंदी में लिखोगे दलाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इंश्योरेंस कमीशन। तो इंश्योरेंस कमीशन किसको मिलता है बेटा? एजेंट को मिलता है, और एजेंट क्या है? कमीशन, ION। एजेंट क्या है? दलाली तो है ना, तो एजेंट जो है वो क्या है? दलाल।
अब एजेंट जो है वो क्या है, दलाल है, तो उसी के लिए तो दलाली पे उस पर कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस पे, तो उसकी बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी। कौन से रेट से करेगी, तो 2% से करेगी, 20,000 तक नहीं, 20,000 के ऊपर टीडीएस है। फिर नेक्स्ट है आपका 194 डी ए। 194 डी ए, डी ए इज व्हाट, डेथ आफ्टर मेच्योरिटी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपको, इंश्योरेंस मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डेथ आफ्टर मेच्योरिटी। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपकी मेच्योर हो चुकी है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलते हैं, पहले भी मेच्योर होती है बाद में मेच्योर होती है। यहाँ पर हमने इसको बस रिलेट करने के लिए डीए से डेथ या लाइफ से रिलेट करना, तो डेथ आफ्टर मेच्योरिटी मतलब टर्म इंश्योरेंस से पहले मेच्योर हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस और बाद में डेथ होती है। तो कोई भी केस में दोनों केस कवर होते हैं। तो मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज योर 194 डीए, 1 लाख से कम की मेच्योरिटी पे टीडीएस नहीं, 1 लाख से ऊपर पे टीडीएस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 194 डी डी ए, उसके बाद आता है 194, क्या आता है भाई, 194 ई इज एंटरटेनर। 194 ई इज व्हाट, योर एंटरटेनर, एंटरटेनर। ठीक है, एंटरटेनर पेमेंट, कि आप एंटरटेनर को पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, एनआर, एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन, एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एनआर, एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एनआर एंटरटेनर, मतलब कोई सिंगर विंगर डांसर वो सब, एंटरटेनर, एंटरटेनर। ठीक है, कोई नॉन रेजिडेंट बंदा अगर इंडिया में आके कुछ भी करके जा रहा है तो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो स्पोर्ट्स पर्सन है, यहाँ पर गेम खेल रहा है, यहाँ पर न्यूज आर्टिकल में कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उस केस पे उसका टीडीएस कटेगा। तीनों केस पे टीडीएस का रेट क्या है, 20% रेट है प्लस 4% उस पे सेस है, तो 20.8% के रेट से कट जाएगा। ई मतलब क्या है, एंटरटेनर को पेमेंट, तो नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट। ठीक है, फिर 194 ई के बाद एफ, जी, जी फॉर गैम्बलिंग कमीशन है क्या, 194 ई, ई इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में नहीं आता। 194 जी कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो 194 जी, जी किसके लिए, तो जी है आपका क्या, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कमीशन। तो यहाँ पर क्या है सर, कि जो लॉटरी टिकट बेच रहे हो तो आप तो गैम्बलिंग की लॉटरी टिकट बेच के कमीशन कमा रहे हो ना, तो यह है आपका है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। ठीक है, तो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट कितना आएगा आपका, 5%, 2%, 2%, 2%, तो यहाँ पर आएगा आपका 2% और यहाँ पर आएगा आपका 2%। ठीक है, तो 194 जी दैट इज कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। ठीक है, फिर 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज, तो इसको हमने किया है हाई कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, तो 194 एच, एच इज फॉर हाई कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, तो हाई कमीशन और ब्रोकरेज, और यहाँ पर क्या है, कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, तो 194 डी, डी इज फॉर व्हाट बेटा, दलाल, 194 डी ए डेथ आफ्टर मैच्योरिटी, 194 ई इज एंटरटेनर पेमेंट,
G is for gambling commission, 194H is high commission and brokerage. ठीक है, तो H मतलब हाई कमीशन ब्रोकरेज, तो कमीशन और ब्रोकरेज अगर जनरल सेंस में अगर है तो 194H में आएगा। तो अगर यहाँ पे है आपका 194G, एक सेकेंड, 194G एक कमीशन है, एक इंश्योरेंस कमीशन था, हाँ ये वाला। तो अगर इंश्योरेंस कमीशन है तो डी में जाएगा, गैम्बलिंग कमीशन है तो जी में जाएगा, और नॉर्मल कमीशन है तो एच में जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 194I दैट इज इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको लेना है 194I इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है, 194I किस तरह रेट करेगा, इनकम फ्रॉम रेंट। तो इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये आपका आ गया 194I दैट इज रेंट। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या कवर किया, 194C तक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट कौन सा था, 194D लीज फॉर दलाल। प्लीज यू राइट हियर दलाल, अगर मैं नहीं लिखूं तो आप लोग प्लीज यहाँ पर लिखिए दलाल। ठीक है, 194D लीज फॉर व्हाट योर दलाल इंश्योरेंस कमीशन। और एनी पर्सन 2% नॉर्मल के केस में, और 10% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। नो टीडीएस इफ कमीशन इज अप टू ₹20,000। ऑरेंज कलर मींस इट्स अमेंडेड। ठीक है, फिर 194 DA डेथ आफ्टर मेच्योरिटी की, मेच्योरिटी हो रही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो यहाँ पर आपका रेट कितना होगा, 2%। और नो टीडीएस इफ मेच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन 1 लाख, और नो टीडीएस इफ मेच्योरिटी अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D। ये आपने पहले पढ़ लिया है, कहाँ पर क्या बोलते हैं, रिडक्शन में भी और प्लस साथ में आईएफओएस में भी। और अगर टीडीएस लगेगा तो जितना अमाउंट टैक्सेबल होता है ना इनकम कंपोनेंट, उस पर टीडीएस लगता है। तो टोटल में जितना पैसा मिला है माइनस जितना प्रीमियम भरा है, तो जो नेट अमाउंट होता है उस पर टीडीएस लग जाएगा। ठीक है, तो 194 DA दैट इज डेथ आफ्टर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 194E इज फॉर एंटरटेनर। तो अगर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन या फिर नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट हो रहा है, रेट कितना है, 20.8% नेट रेट है ये। अगर स्पोर्ट्स पर्सन को पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, या तो वो पार्टिसिपेशन कर रहा है किसी गेम इन इंडिया में, या फिर स्पोर्ट्स इन इंडिया, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी आर्टिकल इन न्यूज़पेपर और मैगजीन और जनरल फॉर टू एनी गेम और स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम गारंटी इनकम फीस पे कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को देना है, और अगर एंटरटेनर इंडिया में परफॉर्म कर रहा है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो इनको अगर पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस कटेगा 194E में। ठीक है, फिर नेक्स्ट 194G, जी इज फॉर व्हाट योर गैम्बलिंग कमीशन, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर रेट कितना है, 2%, टीडीएस 20,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 194H, H इज फॉर हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है, 2%, नो टीडीएस इफ पेमेंट इज मेड फॉर कमीशन अप टू ₹20,000 तक नहीं है। अगर बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल अपने पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज को पेमेंट करती है तो टीडीएस नहीं है। इफ कमीशन इज फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी तो फिर टीडीएस नहीं है। ठीक है, तो इन 3 केसेस पे टीडीएस नहीं है। 20,000 तक के कमीशन पे बीएसएनएल, एमटीएनएल पेमेंट टू पब्लिक कॉल फ्रेंचाइजीज और कमीशन फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, हाँ अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी और टीवी चैनल के बीच में कहीं हो रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, क्लाइंट टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी पे टीडीएस लगेगा, एडवर्टीजमेंट टेलीविजन चैनल तो टीडीएस नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही केस में टीडीएस लगता है, क्लाइंट में और एडवर्टीजमेंट एजेंसी में, वो भी तब जब क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट
कर रहा है, उसके अलावा कोई अरेंजमेंट पे टीडीएस नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 194 आई। आई इज व्हाट? इनकम फ्रॉम रेंट। क्या आपको रेंटल इनकम हो रही है तो टीडीएस कटना तो जरूरी है। रेंट कहाँ से? प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट का रेंट कितना है? 2%। लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर का कितना है? 10%। ठीक है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का 2% और इसका कितना है? 10%। उसके बाद नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द, 50,000 तक पे कोई टीडीएस नहीं है। रिफंडेबल डिपॉजिट, क्योंकि पैसा मिल जाएगा, वो रेंट है क्या? नहीं। लेकिन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट नेसेसरी फॉर टीडीएस, अगर आप ओनर नहीं भी हो, आपको सब टेनेंट भी हो, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। ठीक है, रेंट का मतलब रेंट फॉर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर सब होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज में ना टेक्निकली आप कूलिंग का पैसा ज्यादा दे रहे हो रादर देन यूजिंग दी लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो 194 सी में जाना चाहिए। अगर नॉर्मल वेयर हाउस है तो 194 आई में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो एयरलाइन कंपनी है वो एयरपोर्ट ऑपरेटर को पैसेंजर सर्विस फीस देती है कि जितने पैसेंजर चढ़ रहे हैं उसकी फीस देनी पड़ती है, तो 194 आई में कवर नहीं होता, क्योंकि वो एक एयरक्राफ्ट का इंसिडेंटल ऑपरेशन है। उसको ऐसा नहीं सोचा जा रहा है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग से एसोसिएटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? लमसम लीज प्रीमियम इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द रेंट, कि लमसम अगर लीज प्रीमियम है तो वो रेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। That is of 194I, 2% and 10%, 2% for plant machinery equipment and land building furniture के केस में 10%। 50,000 पर मंथ तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस बेब। फिर नेक्स्ट 194 आई ए। तो आई ए से अपन लोगों ने रखा है इमूवेबल एसेट का सेल। 194 आई ए, तो यहाँ पर अब इसका एक्चुअल नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than rural agriculture land, other than rural agriculture land। फिर 194 आई बी, इमूवेबल एसेट का भाड़ा, इमूवेबल एसेट का भाड़ा। ये क्या है? रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर है आपका 194, फिर आई सी तो खत्म हो गया। ठीक है, तो 194 आई है, आई ए है और आई बी है। आई मतलब इनकम फ्रॉम रेंट। फिर 194 आई ए इमूवेबल एसेट का सेल, 194 आई बी दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का व्हाट? भाड़ा, आई बी। तो अगर आप ऑडिटेड पर्सन हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, तो आप किस में कवर होगे? ये वाले इनकम फ्रॉम रेंट में। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, फिर भी आपने रेंट में लेके रखा है, तो आपका कहाँ पर आएगा? आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर या बड़े लोग का 194 आई में आता है, छोटे लोग का कहाँ आता है? 194 आई बी में आता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 194 आई पढ़ा है कि 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे 194 आई नहीं लगेगा। अब 194 आई ए कि हम क्या हो रहा है? ट्रांसफर, सेल हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड का क्या था बेटा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नो टीडीएस एंड नो कैपिटल गेन। ठीक है, क्या रेट है? 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर।
1% of consideration or stamp duty value whichever is higher. ठीक है. No TDS if consideration of property is less than 50 lakh actual consideration not SDV. No TDS if consideration of property is less than 50 लाख. ठीक है. अगर आपका 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी पे उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं है. एक्चुअल कंसिडरेशन नॉट एसडीवी. ठीक है. कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, एक्चुअल कंसिडरेशन, सॉरी एसडीवी नहीं देखना है, एक्चुअल कंसिडरेशन देखना है कि एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा. कंसिडरेशन में सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं लाइक पार्किंग, मेंटेनेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. ठीक है. अगर मोर देन वन सेलर तो 50 लाख की लिमिट मिला के देखी जाएगी, अलग अलग नहीं देखी जाएगी. ठीक है. तो यही बोल रहा है 194 आई है, 50 लाख से कम पे नहीं है, 50 लाख पे है, 50 लाख से ज्यादा में भी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट 194 आई बी इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा. अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट में देते हो और आप 194 आई के पेयर नहीं हो तो आपका रेट होगा 2%. नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. यहाँ पर भी लिमिट अब सेम हो गई है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. टीडीएस डिडक्टेड एट टाइम ऑफ क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट. हाँ, टीडीएस कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ रेंट विच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ पर ना टीडीएस सिर्फ साल भर में एक ही बार कटेगा एट द लास्ट मंथ रेंट और लास्ट मंथ रेंट ऑफ द ईयर और टेनेंसी एज द केस. कि अगर आप छोड़ रहे हो तो वही लास्ट मंथ, और नहीं छोड़ रहे हो तो आखिरी वाला एंड ईयर जो है वो एंड है. अब आप एंड में छोड़, फॉर एग्जाम्पल आप मार्च में आप छोड़ नहीं रहे हो, मार्च है आपका तो मार्च पे टीडीएस काटना है, बट वो जो टीडीएस है वो कभी भी आपके लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता. मैक्सिमम कितना ले सकते हो? लास्ट मंथ का रेंट. तो ये जो लिमिट है ना लास्ट मंथ के रेंट वाली सिर्फ आई बी में, आई में नहीं है. ठीक है. और अगर आपने पेन नहीं दिया है तो आपको मैक्सिमम टीडीएस का रेट कितना होगा? 20%, लेकिन वो भी लास्ट मंथ के रेंट से एक्सीड नहीं हो सकता. ठीक है. तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर कितना लिया जाता है? लास्ट मंथ का रेंट ही आपका टीडीएस हो सकता है मैक्सिमम, अगर आपने पेन नहीं दिया है तो भी 20% लेने के बाद भी. तो दैट इज योर 194 आई बी. ठीक है. तो तीन है 194 आई इनकम फ्रॉम रेंट. क्या रेट है? 2% और 10%. तो इस पे है 2%, प्लांट एंड मशीनरी पे है 2% और इन दोनों पे है कितना? 10%. 2% और 10%. 50,000 पर मंथ तक नहीं कटेगा. फिर है आई है इमूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड. 50 लाख से कम में नहीं है, 50 लाख तक क्या उससे ऊपर है. रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा 50,000 पर मंथ तक नहीं है, उससे ज्यादा है, बट मैक्सिमम साल में एक ही बार डिडक्ट होगा और एट द एंड ऑफ द ईयर होगा. बाकी सारी जो है जितनी बार पेमेंट करोगे उतने बार डिडक्ट होगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका 194 आई आई बी. उसके बाद 194 जे. जे इज फॉर व्हाट? जॉब. फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस एक्सेट्रा. ठीक है. एफपीएस, एफटीएस, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस एक्सेट्रा. 194 जे जॉब. जॉब क्यों रखा है? क्योंकि 194 जे जो है वो प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है. तो प्रोफेशनल लोग जॉब में भी होते हैं तो हमने उसको वैसे रिलेट किया है. ठीक है. तो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, बट यहाँ पर जॉब नहीं है ना, जॉब में आपका मतलब 192 सैलरी चला जाएगा. यहाँ पर सिर्फ जॉब इज फॉर प्रोफेशनल्स. ठीक है. तो प्रोफेशनल सर्विस है ये. फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी और नॉन कंपीटिंग फीस. अगर ये पांचों का पेमेंट हो रहा है तो 194 जे में कटेगा. ठीक है. 194 जे 194 जे में कटेगा. सेम आपका रेसिडेंट पर्सन. रेट क्या है आपका? 2% और 10%. 194 जे में दो रेट है, 2% और 10%. तो 2% किसके लिए है? तो कॉल सेंटर पेमेंट में 2% है, टेक्निकल सर्विसेज पे 2% है, रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो इसके लिए कितना है बेटा? 2% इंस्टेड ऑफ 10%. ठीक है. तो फॉलोइंग केसेस में आपका 2% है, कॉल सेंटर पेमेंट, एफटीएस और रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म. बाकी पर्सनल पर्पस पे कोई टीडीएस नहीं है.
बेटा सिर्फ दो ही सेक्शन है जहां पर पर्सनल पर्पस पे टीडीएस नहीं कटता, 194 सी और जे में, बाकी सब जगह पर्सनल में भी कटता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी लिमिट है टीडीएस की वो सेपरेट लिमिट्स है, मतलब प्रोफेशनल सर्विस में 50,000 तक टीडीएस नहीं है, टेक्निकल में 50,000 तक नहीं है। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर नो लिमिट, रॉयल्टी के केस में भी अप टू 50,000 नो लिमिट, नॉन कॉम्पिटिटिव फीस अप टू 50,000 कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, कोई लिमिट मतलब कोई भी आपका लिमिट नहीं है। ठीक है, सॉरी सेपरेट लिमिट है, और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे लिमिट नहीं है, मतलब कि अगर मैं 1 रुपए का भी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन देती हूँ तो 194 जे लगेगा, बाकी सब केसेस में 50,000 से ऊपर लगेगा, फिर पूरे में लग जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीजों में 194 जे है, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। सिर्फ इस पे लिमिट नहीं है, किस पे, इस पे डायरेक्टर वाले में। ठीक है, बाकी सब में लिमिट है। उसके बाद 194 के, दैट इज योर कैपिटल इनकम। यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ क्या, 194 के, दैट इज योर, मैं लिखूंगी इसको के से, मैं अब कैपिटल सी से होता है बट यहाँ पर हम कैपिटल इनकम करना चाह रहे हैं रिलेट करने के लिए। तो अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं कहाँ डालूंगी, म्यूचुअल फंड में डालूंगी। म्यूचुअल फंड के फिर क्या होता है, यूनिट्स, यूनिट्स से मेरे को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो इनकम फ्रॉम यूनिट्स, इनकम फ्रॉम यूनिट्स मतलब मैं पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रही हूँ, वहां से मेरे को यूनिट से इनकम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 194 के। फिर 194 ए एल ए। ठीक है, तो 194 एल ए जो है वो बात करता है लैंड एंड बिल्डिंग एक्विजिशन की। 194 एल ए लैंड एंड बिल्डिंग एक्विजिशन, तो ये आपका है एल और ये है आपका ए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो एल ए क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का एक्विजिशन। तो अगर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन है लैंड और बिल्डिंग का तो टीडीएस कटेगा 194 एल ए के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका कि आपको नो टीडीएस इफ 5,000 तक का अगर कॉम्पनसेशन है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नो टीडीएस 194 एल ए में अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो क्या कैपिटल एसेट नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के नॉर्मल लैंड या कोई घर वर का अगर हो रहा है तो यहाँ पर टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, रेट कितना है आपका, 10%। और 194 के पे क्या है, 10% अप टू 15,000 तक नहीं, 15,000 से ऊपर टीडीएस है। ठीक है, फिर 194 एम। व्हाट इज 194 एम, तो 194 एम इज मिक्स ऑफ 194 सी, 194 जे और 194 एच। ठीक है, तो 194 सी जे एच, तो ये क्या बोलता है आपका कि अगर आपको क्या मिल रहा है, टोटल ऑफ 3, टोटल ऑफ ऑल 3। तो अगर 194 सी कॉन्ट्रैक्ट, 194 जे जॉब प्रोफेशनल सर्विस और एच इज हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर आपका उन 3 सेक्शंस पे नहीं कटा है और तीनों का मिला के यहाँ पर अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 194 एम में टीडीएस कटेगा। एम इज फॉर व्हाट, तो एम इज मिक्स ऑफ 194 सी जे एंड एच। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 194 एम। फिर 194 एन, एन इज फॉर व्हाट बेटा, तो 194 एन इज फॉर नोट विड्रॉल, तो 194 एन, एन इज फॉर नोट विड्रॉल। ठीक है, तो वन नोट विड्रॉल, और नोट विड्रॉल में आपका आ जाएगा, तो नोट विड्रॉल में आपका आएगा कैश विड्रॉल अबव, हाँ कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल ओवर कितना करोड़ है, 1 करोड़, 2% लगेगा ओवर 1 करोड़, दैट इज योर 194 एन। और उसके बाद एक दो ही सेक्शन, 3 सेक्शन ही बची है, 194 पी।
194P, that is your pension and interest income, pension and interest income। ठीक है, तो ये किसके लिए है? टीडीएस बाय बैंक फॉर सीनियर सिटीजन, टीडीएस बाय बैंक फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट वाला आपका 194Q, 194Q इज फॉर क्वांटिटी परचेज, क्वांटिटी परचेज अबव 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो क्या परचेज ऑफ गुड्स मोर देन 50 लाख, तो यहाँ पर है परचेज ऑफ गुड्स मोर देन 50 लाख, या 50 लाख से ऊपर परचेज कर रहे हो। फिर 194R, 194R जो है वो क्या है? रिलैक्स इन थाईलैंड, रिलैक्स इन थाईलैंड। तो यहां पर आपका क्या है? बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट प्रोवाइडेड इन बिजनेस, बेनिफिट प्रोवाइडेड इन बिजनेस, बिजनेस में आपको जो ट्रिप्स वगैरह मिलते हैं, कोई और सर्विस मिल रही है तो उस पर टीडीएस है। 194T, T is for taxable salary, taxable salary of partners। ठीक है, तो ये आपका टैक्सेबल सैलरी ऑफ पार्टनर। हाँ, तो यहाँ पर है आपका पेमेंट, पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है? 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 इज डिविडेंड, 194 ए 193 से अलग वाला इंटरेस्ट, 194 बी इज फॉर बेटिंग पे टीडीएस, 194 डबल बी बिग बेटिंग, 194 बी ए बेटिंग ऐप, 194 सी कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, 194 डी दलाल किसका? इंश्योरेंस का, 194 डी ए डेथ आफ्टर मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी हो रही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, 94 ई इज फॉर एंटरटेनर पेमेंट, 194 जी इज फॉर गैम्बलिंग कमीशन की लॉटरी टिकट का कमीशन, एच इज फॉर हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है, फिर 194 आई इनकम फ्रॉम रेंट, 194 आई ए इमूवेबल एसेट का सेल, 194 आई बी इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, 194 जे इज फॉर जॉब, 194 के इज फॉर कैपिटल इनकम, 194 एल ए लैंड एंड बिल्डिंग का एक्विजिशन, 194 एम मिक्स ऑफ 194 सी जे एंड एच, 194 एन नोट विड्रॉल। ठीक है, तो 194 एन इज व्हाट योर नोट विड्रॉल, 194 पी पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, 194 पी पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, तो पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। 194 क्यू इज फॉर क्वांटिटी परचेस अबव 50 लाख, 194 आर इज रिलैक्स इन थाईलैंड, 194 टी इज टैक्सेबल सैलरी ऑफ पार्टनर्स, या टैक्सेबल सैलरी की जगह कर लो टैक्सेबल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, नाउ कम टू योर चार्ट बुक, चार्ट बुक में अभी अपन देखेंगे अपना कौन सा बचा हुआ है। तो 194M, 194M इज मिक्स ऑफ सी जे एच। तो अगर आपका सी में या फिर जे में पर्सनल पर्पस के कारण नहीं कट पा रहे या लिमिट के कारण नहीं कट पा रहे, सी में कितना है 30,000 और 1 लाख, और जे में आपका 50,000 का लिमिट है, और एच मतलब हाई कमीशन ब्रोकरेज इसमें 20,000 का लिमिट है। तो अगर सबका मिला के आपका कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख तक होता है तो टीडीएस नहीं, 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस है। ठीक है,
और इंडिविजुअल एच मतलब वही पेयर के बारे में लिखा हुआ है कि पेयर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जिसका टर्नओवर 1 करोड़ तक या 50 लाख तक होगा तो यहाँ टीडीएस कट जाएगा, या फिर पर्सनल नेचर का है सी और जे में तो या फिर यहाँ पर टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। 194N इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो सी निर्मला सीतारमन जी वांटेड टू ट्रैक द कैश विड्रॉल कि कैश विड्रॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो इस पे टीडीएस डालते हैं अपन। तो आपको टीडीएस कितना है 2% ओवर 1 करोड़ की 2% है ओवर 1 करोड़। नो टीडीएस अप टू 1 करोड़, टीडीएस 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है। लिमिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़, 3 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है। ठीक है। तो 2% 1 करोड़ के ऊपर है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो पेई जो है वो पिछले 3 साल का क्या बोलते हैं रिटर्न फाइल करना फेल हो जाता है और इस साल की भी ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो अगर उसका कैश विड्रॉल जो है वो 20 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक है तो 2%, और अगर 1 करोड़ से भी ऊपर है तो 5%। ठीक है। नॉर्मली रेट कितना है 2%, बट यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ से ऊपर कितना है 5%। ठीक है। फिर नो टीडीएस इफ विड्रॉल इज मेड बाय, अगर ये लोग विड्रॉल करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। फर्स्ट गवर्नमेंट, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड देयर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स ऑफ बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजीज एजेंट्स ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर जो एटीएम में पैसा डालते हैं निकालते हैं, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट एंड ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी फॉर मेकिंग पेमेंट टू फार्मर्स, जो लोग फार्मर्स को पेमेंट करते हैं, एंड फुल फ्लैश मनी चेंजर्स फॉर देयर एंड देयर फ्रेंचाइजी एजेंट, जो आप लोग को फॉरेन जाते हैं तो पैसा देते हैं ना वो, तो वो लोग ये लोग के ऊपर कोई कैश विड्रॉल पे टीडीएस नहीं। ठीक है। फिर 194P इज फॉर व्हाट योर पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, एज जिसका है 75 ईयर्स और अबव। ठीक है। हाँ, तो बाय फॉर सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स और अबव, ये चीज ध्यान रखना है, सीनियर में 60 नहीं लेना है। ठीक है। तो 75 ईयर्स और अबव है और आपको सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होती है और आपको कोई इनकम नहीं होती है। ठीक है। तो आप क्या हो कि 75 साल के ऊपर अब सरकार आपको क्या ही तकलीफ दे रिटर्न फाइल करने की, तो बैंक को बोलती है कि इनका क्या बोलते हैं आप टीडीएस डिडक्ट कर लो और जितना इनका टैक्स होगा वो आप क्या करो गवर्नमेंट को जमा कर दो, फिर उनको इसके बाद कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है सिर्फ बैंक में जाकर डिक्लेरेशन देना है कि मेरा 75 ईयर्स अब और मेरा 2 इनकम है पेंशन और इंटरेस्ट, उसके अलावा मेरी कोई इनकम नहीं है, तो आप मेरा टीडीएस काट लो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 194Q। क्यू इज फॉर व्हाट बेटा, तो क्यू इज फॉर क्वांटिटी परचेस। तो अगर आप 50 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर टीडीएस कटेगा। ठीक है। तो 0.5% अब 50 लाख यहाँ पर लिमिट है, और अगर आप 10 नहीं दोगे तो 5% से कटेगा। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टीडीएस टीसीएस किसी और सेक्शन पे कट रहा है तो यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर 194Q और सारे टीडीएस सेक्शंस अगर एक साथ लग जाते हैं तो टीसीएस ज्यादा पावरफुल है, और 194Q 194O ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लगता है तो 194O पावरफुल है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके इंटर में नहीं है। ठीक है। फिर 194R, आर इज फॉर व्हाट यूर रिलैक्स इन थाईलैंड। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपको बिजनेस में परक्यूजिट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको थाईलैंड का ट्रिप मिल रहा है, दुबई का ट्रिप मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है, तो जिसकी वैल्यू 20,000 तक है तो कोई टीडीएस नहीं है, अदरवाइज टीडीएस है। मैम क्यों लेके आया गया, ये लाया गया इसलिए क्योंकि लोग एक तो फॉरेन बहुत जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उसको कम करने के लिए, फॉरेन एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सरकार ने प्रोविजन लाया है कि अगर आप अब उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ये चीज आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, तो लोग फॉरेन ट्रिप ऑप्ट नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे फॉरेन ट्रिप्स। ठीक है। वो खुद के पैसों में जाएंगे, ना कि कंपनी के पैसों में जबरदस्ती और ज्यादा जो मिल रहा है तो चले जाते हैं वैसा वाला नहीं करेंगे। ठीक है। फिर 194T, टी इज पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है। कि अगर पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को पेमेंट कर रही है तो उस केस में 20,000 तक में टीडीएस नहीं है और 30,000 से ऊपर जो टीडीएस है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ आपको बेनिफिट पे टीडीएस है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है गाड़ी वाड़ी या फिर फ्रिज व्रिज या कोई भी चीज मिल जाती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, वी हैव कंप्लीटेड आवर मतलब दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एज टीडीएस एंड टीसीएस। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन लोग सबसे पहले तो टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस समझेंगे, टीसीएस को लर्न करेंगे, एडवांस टैक्स के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे और बाकी सारी चीजें जो है वो समझेंगे। आज आपका काम क्या है, तो आज आपका काम बस कुछ नहीं है,
एक तो आपको ये जो है चार्ट बुक जो है वो आज जितना पढ़ाया है बेटा उसको याद करना है, याद करने की कोशिश करना है और इसको जो रेपिटेटिवली ये सारी चीजों को रीड करना है, जाते जाते सारी चीजों को वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 192 क्या है? सैलरी। 193 क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 इज डिविडेंड। 194 ए 193 से अलग। 194 बी इज बेटिंग। बी डबल बी बिग बेटिंग। बी ए बेटिंग ऐप। 194 सी कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। 194 डी फॉर दलाल। डी ए डेथ आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ LIC। 194 ई एंटरटेनर पेमेंट। 194 जी गैम्बलिंग कमीशन। H हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज। I इनकम फ्रॉम रेंट। IA इमूवेबल एसेट का सेल। IB इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा। J जॉब। K कैपिटल इनकम। LA लैंड एंड बिल्डिंग का एक्विजिशन। M मिक्स ऑफ CJ एंड H। N नोट विड्रॉल। P पेंशन इंटरेस्ट इनकम। Q क्वांटिटी परचेस अबव 50 लाख। R रिलैक्स इन थाईलैंड। T टैक्सेबल रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, रेफर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल।